हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका, वेलकम है आपका, वार्म वेलकम है आपका सर हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सर सीए संजय गिलरा और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और अच्छे से हाईलाइट करवाने वाला हूँ। क्या? चैप्टर नंबर 8 सीए फाइनल ऑडिटिंग नया सिलेबस। आईसीए का स्टडी मटेरियल खोलेंगे। सर अभी हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको बढ़िया क्या करना है सर, टेबल कुर्सी पे बैठना है और आईसीए का स्टडी मटेरियल खोल के ये वीडियो देखना है। साथ साथ में एक बढ़िया सा ग्रीन हाइलाइटर ले लेना, येलो हाइलाइटर ले लेना, जैसा जो आपको पसंद हो। बढ़िया सा हाईलाइट करते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सो क्या होगा, देखो हम लोग पूरा पहले स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं। देखो ऑडिट को पढ़ने का सही तरीका क्या है, पहले पूरा स्टडी मटेरियल अच्छे से रीड किया थोरोली, साथ साथ में हाईलाइट करते हुए चले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहले रिवीजन में हमने क्या किया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया। सेकंड रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही बार बार पढ़ेंगे। थर्ड रिवीजन में थोड़ा और कट आउट शॉर्ट आउट करेंगे और फोर्थ रिवीजन में हमारा मजबूत हो जाएगा और हम लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देंगे। सो सर इसी के साथ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 बिना किसी समय को व्यतीत किए। सर क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर 8 के अंदर? चैप्टर 8 खोल लीजिए, आपका सीए फाइनल ऑडिटिंग नया सिलेबस स्पेशलाइज्ड एरिया। ठीक है सर, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। और खास बात, ये जो पीडीएफ है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो हाईलाइटेड पीडीएफ है, अगर आपको डाउनलोड करना है इस पीडीएफ को तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरे व्हाट्सएप चैनल एज वेल एज मेरे टेलीग्राम चैनल का। वहां पे आप जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो सर पेज नंबर 8.2 खोल लीजिए, उसमें हमारा 3 ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे 800, ऐसे 805, ऐसे 810। सर ये क्या होते हैं समझते हैं। सर ऐसे 800 क्या बात करता है? तो सर सबसे पहले ये देखिए कि स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर कास्ट अपॉन एन ऑडिटर इन केस ऑफ अंडरटेकिंग एन एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिराइव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद ऐसे बाय द सेम ऑडिटर। हम लोग किसी कंपनी के ऑडिटर है, हमको बोला गया मैनेजमेंट ने कि यार हमको ये ना पूरे फाइनेंशियल नहीं चाहिए, हमको थोड़े समरी फाइनेंशियल चाहिए। सेम ऑडिटर को बोला, तो यार ऑडिटर बोला मैं सारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मैं ऑडिट करता हूँ किसके अंदर, अपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर। तो ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट को जरूरत क्या है, तो ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे ऐसे 800, 805 और 810 के अंदर। ऐसे 800 डील किस लिए करते हैं? ऐसे 800 डील करता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। देखो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क जो होता है नॉर्मल यूजर्स के लिए, कि भाई पब्लिक यूज के लिए पूरा का पूरा इस्तेमाल कर सकते हो, और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऐसे 700, ऐसे 600 की सीरीज, 500 की सीरीज, 400, 300 और 200 की सीरीज। लेकिन मैनेजमेंट स्पेशली रिक्वेस्ट करता है कि मुझे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क चाहिए। तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क मतलब मैनेजमेंट की एक, जैसे बहुत सारे यूज हुए, 1000 यूजर्स हुए, 1000 यूजर्स में 10 यूजर की ऐसी डिमांड है कि हमें इस पर्पज से फाइनेंशियल चाहिए, तो आप हमें इस पर्पज से करके दो। जैसे बैंकर्स हो गए, कुछ क्रेडिटर्स हो गए, कुछ डेटर्स हो गए, उनको स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल चाहिए, तो वो ऑडिटर को बनाना है। तो उस टाइम में ऑडिटर कौन सा यूज करेगा? ऐसे 800। ऐसे 805 डील करता है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ऐसे 805 के अंदर समझेंगे। ऐसे 810 किससे डील करता है? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो बेसिकली हम लोगों ने 3 ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, 800, 805, 810। ये बोलता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ये किससे डील करता है? सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट। ठीक है, ऐसे 810 समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर, ये हम लोगों ने बात समझी। अभी हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे याद करने जैसा कुछ नहीं है, रीड ओनली पैरा है, और ये मैंने हाईलाइट किया हुआ कि ये रीड ओनली है, तो आप फटाफट लिख भी लो कि ये रीड ओनली पैरा है। आगे चलेंगे ऐसे 800। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सर ऐसे 800। ऐसे 800 क्या बोल रहा है? स्पेशल कंसिडरेशन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। मतलब मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो स्पेशली बनाए हुए हैं, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो सर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? तो वो हमको ऐसा 800 बताता है। ऐसा 800 बोलता है कि भाई आप अगर कोई ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या क्या कंडीशन होगी, आप अगर प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस कर रहे हो तो क्या क्या कंडीशन होगी, और आपको रिपोर्ट करना है, ओपिनियन फॉर्म करना है, तो क्या कंडीशंस होगी। तो वो सारी बातें हम लोग ऐसे 800 के अंदर समझेंगे। सर पहले तो ये बताइए सर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है? इसको आप रीड ओनली मार्क कर लो और हाईलाइट करते चलो। ए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स। स्पेसिफिक यूजर्स के लिए जो फाइनेंशियल बनाए गए हैं उनकी ऑडिट करना है, तो हमें ऐसे 800 को यूज करना है।
इट मे बी ए फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से भी बना सकते हैं या कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से भी बना सकते हैं। अभी एग्जाम्पल क्या है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का? भाई क्रेडिटर बोलता है कि यार मुझे ना कैश रिसीट एंड डिसबर्समेंट, मतलब मेरे को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से फाइनेंशियल बना के दो, कितना कैश आया कितना कैश गया। दूसरा कोई और बोलता है कोई रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है, जैसे हो गया मेरे बैंकर्स हो गया या मेरा सेबी हो गया या मेरे अगर इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस वाले हो गए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, अब मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर डिमांड है मेरी कि तुम मुझे ईयरली फाइनेंशियल मेरे हिसाब से बना के देगा, इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बना के देगा। सपोज मैंने कोई एंटिटी से कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स का कि भाई मैं तुझे 10 साल तक माल बेचूंगा, लेकिन मुझे फाइनेंशियल तू कैसे बना के देगा कि मेरे को मेरा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई जो तेरा इन्वेंट्री है जो मैं तुझे सेल कर रहा हूँ तू आगे सेल कर पा रहा है या नहीं, तेरा कैश कितना फास्ट आ रहा है ताकि तू मुझे पे कर पाए। तो उससे फायदा क्या होगा सर? फायदा ये होगा कि आज मैं अगर सपोज मैं इससे 10,000 15,000 करोड़ की डील करता हूँ, अभी 10-15,000 करोड़ की डील करने के लिए मुझे ये तो पता होना चाहिए मेरे जो सामने जो मेरा वेंडर है जो मेरा कस्टमर है वो मैं प्रॉपरली सेल ऑफ कर पा रहा है इन्वेंट्री या नहीं कर पा रहा है। अभी देखो कैश जो प्योर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर वो यूज करेगा, मैं उसको बोलूंगा कि मेरे भाई तू मुझे सिंपल इतना करके दे कि तूने कितना कैश आउट गो किया और कितना कैश इन किया, वो मुझे करके दे दे तो मुझे पता चल जाएगा कि तेरी एक्चुअल पोजीशन क्या है, तो उसका पर्पस होगा। तो वो पर्पस को फुलफिल करने के लिए मैं क्या बना रहा हूँ? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। अभी हमको याद करना है 6 पॉइंट्स है जो याद करने हैं। कंसिडरेशन व्हेन एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट। ऑडिटर आया, सॉरी क्लाइंट आया आपके पास कि ऑडिटर यार मुझे है ना स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बना के मैंने बनाए हैं फाइनेंशियल, तुझे उसकी ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है किसको? मेरे स्पेसिफिक यूजर को। तो बोला कि ठीक है सर कर देंगे। तो मुझे क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? व्हाट आर द कंसिडरेशन आई हैव टू टेक केयर व्हेन आई एम एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट। तो सबसे पहले ये देखो कि इंफॉर्मेशनल नीड क्या है इंटेंडेड यूजर की। सबसे पहले मेरा की फैक्टर क्या हो जाएगा? वहां पे हम लोग क्या देखते थे? जनरल नीड्स, लेकिन यहाँ पे क्या देखूंगा मैं? informational need of specific user. So the financial information need of intended user are key factor in determining the acceptability of the financial reporting framework. उस specific user की चाहत क्या है, डिमांड क्या है। दूसरा मैं बोलता हूं कि अगर जब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ सच एंगेजमेंट तो चलो मैंने उसकी नीड तो देख ली, अब मैं ये देखता हूँ कि यार ऐसे कोई स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए कोई एंटिटी ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बना रखा है या खुद एंटिटी ने पॉलिसीज और प्रोसीजर बना रखी है और वो भी क्या है? ऑथराइज्ड भी है और रिकॉग्नाइज्ड भी है और वो एक्सेप्टेबल भी है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ और एज पर दैट पर्पस। तो अगर वो है और ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रहा है एस्टेब्लिश्ड एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, तो फिर मुझे क्या करना है? मैं क्या कर सकता हूँ? जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर के लिए जो ट्रांसपेरेंट है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसी या प्रोसीजर बना रखा होगा या ऑर्गेनाइजेशन ने ही एस्टेब्लिश कर रखे होंगे स्टैंडर्ड, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उन फाइनेंशियल को उन स्टैंडर्ड को बेस लेके भी मुझे कंसिडर करना है कि क्या वो स्टैंडर्ड बोल रहे हैं कि हाँ भाई तू एक्सेप्ट कर ले ये एंगेजमेंट, तो मुझे वो भी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। इन द अब्सेंस ऑफ इंडिकेशन, कोई भी इंडिकेशन नहीं है मेरे पास कि मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ एंगेजमेंट को या नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज प्रेज्यूम्ड एक्सेप्टेबल प्रिपेयर्ड बाय सच एंटिटी। अभी मेरे पास कोई भी इंडिकेशन नहीं है ना, मुझे मेरा लॉ एंड रेगुलेशन साइलेंट है, बस मेरे पास एक खाली क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, एक खाली कोरा कागज। तो उसके बेसिस पे फिर मुझे डिसाइड करना पड़ेगा एंड आई विल से कि ठीक है मैं अपने पूरे एमआरएल के अंदर लिख दूंगा कि ये सारी चीजें हुई है सर, ये सारे फैक्ट्स है, उसके बेसिस पे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा हूँ। उसमें सामने आगे बहुत सारे इश्यूज आएंगे कि भाई क्या मैं वो जनरल, अगर सपोज कैश बेसिस ऑफ फाइनेंशियल है, मैंने साइन कर दिया, वो जनरल इन्फॉर्मेशन में चला गया, जनरल पब्लिक में चला गया, तो पब्लिक तो रिएक्ट करेगी, अरे यार तुम तो ऑडिटर बन के फिरते हो, इंडेस का ज्ञान लेके फिरते हो और तुम लोगों ने कैश बेसिस में फाइनेंशियल बना दिए। तो उसमें मुझे स्पेसिफिकली ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा कि भाई ये फाइनेंशियल इस पर्पज से बनाए गए हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? थर्ड पॉइंट मेरा हो गया, सॉरी। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? अगर कोई मेरा कॉन्फ्लिक्ट होता है, वेयर एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट, तो प्रिस्क्राइब एक्शन टू बी टेकन बाय द ऑडिटर इफ सच कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट। मेरा कॉन्ट्रैक्ट कुछ और बोल रहा है लेकिन उसके अंदर मेरा कोई लॉ और रेगुलेशन का भी कोई प्रोविजन है, वो कुछ और बोल रहा है। तो अगर कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर मुझे उसको प्रॉपर्ली डील करना पड़ेगा।
मैं क्या कर सकता हूँ, जनरली प्रैक्टिकली क्या होता है कि मैं मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर या मेरी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही शो कर देता हूँ कि भाई इसकी वजह से ये इंपैक्ट आ रहा है, मेरा लॉ और रेगुलेशन का मैं लेता तो ये इंपैक्ट आता। आई एम जस्ट एम्फेसिसिंग ऑन दिस मैटर, मैं मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ मेरा मैटर। The applicable FRF may encompass the financial reporting provision. In that case, acceptability of FRF in the circumstance of engagement is determined by considering whether the framework exhibit attribute normally exhibited by applicable FRF in accordance with requirement of SA 210. जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन लिखे क्या वो एक्सेप्टेबल है, नॉर्मली एक्सेप्टेबल है, क्या कॉमन सेंस अगर मैं मेरा लगाऊं तो मतलब सही है उसके हिसाब से या नहीं है, जो मेरा FRF बोलता है, जो SA 210 बोलता है उसके हिसाब से है या नहीं है। The relative importance to a particular engagement of each of the attribute normally exhibited by acceptable FRF is a matter of professional judgment. मुझे प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना पड़ेगा। सो मैंने क्या क्या बातें समझी कि भाई अगर मुझे कंसिडरेशन लेना है, मुझे ध्यान में रखना है, क्या क्या बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा अगर मुझे ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ इंटेंडेड यूजर। दूसरा, अगर FRF एस्टेब्लिश्ड है बाई ऑर्गेनाइजेशन से तो मुझे वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर कोई अब्सेंस है, सब कुछ साइलेंट है, लो भी साइलेंट है, कॉन्ट्रैक्ट भी साइलेंट है, तो मुझे प्रेज्यूम कर लेना कि भाई ये एक्सेप्टेबल है। अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, प्रॉपर एक्शन। ऐसे 210 क्या बोलता है, ऐसे 210 के हिसाब से नॉर्मली सही लग रहा है या नहीं लग रहा, और मुझे हमेशा मेरा प्रोफेशनल जजमेंट यूज करके ड्यू डिलिजेंस फॉलो करके मुझे एक्सेप्ट करना है। इतनी सारी बातें हम लोगों ने समझी। अभी सर आगे क्या बोलता है, अभी तुम लोगों ने एक्सेप्ट तो कर लिया, फिर तुम लोग क्या करोगे, प्लान भी करोगे ऑडिट को और परफॉर्म भी करोगे, तो उसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। अभी देखो एप्लीकेशन ऑफ, इसमें थोड़ी सी चीजें ना डाइसी है, आपको लगेगा यार ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसको आप थोड़ा सा 2 बार पढ़ोगे ना तो ही आपको समझ आएगा। तो सर कंसिडरेशन व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग सच ऑडिट, रीड केयरफुली। आपको याद नहीं करना है लेकिन केयरफुली रीड कर लो ताकि MCQ में कभी क्वेश्चन आ जाए घुमा के तो यू कैन इजीली आंसर। Application of some of the requirement of SA in an audit of special purpose financial statement may require special consideration by the auditor. Obvious सी बात है। For example, in SA 320, judgment about matters that are material to user of the financial statement are based on a consideration of the common financial information need of user as a group. In the case of audit of special purpose financial statement, however, those judgment are based on a consideration of financial information need of intended user. अभी मैं बोलता हूँ कि जब मैं ऐसे 320 की हिसाब से मटेरियलिटी डिटरमाइन करता हूँ तब मेरी आती है सपोज 10 रुपया, ठीक है। अब वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नीड अगर मैं सपोज स्पेसिफिक यूजर के लिए फाइनेंशियल बनाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मटेरियलिटी मैं डिफाइन, मटेरियलिटी मतलब पूरी अलग होगी, लेकिन मुझे फिर भी ऐसे 320 की बातों को ध्यान में रखते हुए ही मटेरियलिटी को कैलकुलेट करना है। मतलब मुझे ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर मैं फाइनेंशियल्स स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नीड्स के हिसाब से बना रहा हूँ तो जो मैंने मटेरियलिटी ऐसे 320 के हिसाब से कैलकुलेट की है, अगर उससे ज़्यादा आ रही है मटेरियलिटी तो मुझे ऐसे 320 के हिसाब से रख लेनी है ताकि मैं कंजर्वेटिव फॉलो कर सकूँ। फिर मेरा क्या बोलता है, इन द केस ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट में अग्री विद द इंटेंडेड यूजर ऑन ए थ्रेशोल्ड बिलो विच स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड विल नॉट बी करेक्टेड और अदरवाइज एडजस्टेड। मैनेजमेंट इंटेंडेड यूजर के साथ, मैनेजमेंट अपने स्पेशल लोगों के साथ हाथ मिला लेता है और बोलता है कि भाई अगर 10 लाख से नीचे की गलती आती है तो हम लोग उसको करेक्ट नहीं करेंगे, हम लोगों ने उसको एडजस्ट नहीं किया है। तो अगर लेकिन ऐसा थ्रेशोल्ड अब मैनेजमेंट के हिसाब से भाई उन्होंने बोल दिया और उन्होंने अग्री कर लिया इंटेंडेड यूजर्स के साथ, लेकिन जब ऑडिटर ऐसे 320 अप्लाई करता है तो बोलता है कि यार मटेरियलिटी तो मेरी 7 लाख है, तो फिर ऑडिटर को 7 लाख की मटेरियलिटी के हिसाब से ही रिपोर्ट करना पड़ेगा, 10 लाख वाली मटेरियलिटी नहीं चलेगी, वो ये पैरा बोलता है, ठीक है। सो ये क्या बोलता है कि अगर द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए थ्रेशोल्ड डज नॉट रिलाइव द ऑडिटर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू डिटरमाइन मटेरियलिटी इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 320 फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मुझे फिर 7 लाख की मटेरियलिटी लेके ही चलना है। तो ये ऐसे 320 बोलता है, ठीक है। तो जब भी आप प्लान एंड परफॉर्म करो ऑडिट तो आपको ऐसे नॉर्मल ऐसे जो ऐसे 200 से लेके ऐसे 700 की सीरीज है उसको लेके चलना पड़ेगा, ये बात बोलता है। अभी आपको फॉर्म करना है ओपिनियन, भाई ओपिनियन तो फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई जो मेरे स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, तो मुझे फिर ऐसे 700 को दिमाग में लेके चलना है और उसी की रिक्वायरमेंट्स को मुझे अप्लाई करते हुए चलना है। अभी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ अप्लीकेबल FRF। जब आप अभी हम लोग जो नॉर्मल फाइनेंशियल्स बनाते हैं उसमें हम लोग क्या लिखते हैं
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद इंड एस या प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एस, लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे, स्पेशल पर्पज में क्या लिखोगे, तो वो क्या बोलता है, 3 पॉइंट बात करता है। इन द केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट prepared in accordance with provision of a contract, the auditor shall evaluate whether the financial statement adequately describe any significant interpretation of a contract on which the financial statements are based। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रोविजन दे रखा है, जो एक कंपनी ने स्पेसिफिक यूजर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और उसमें कोई प्रोविजन दे रखा है, और वही प्रोविजन मैंने क्या कर रहा है, ऑडिट रिपोर्ट में मुझे बताना है और मुझे फाइनेंशियल में बताना है कि भाई इस प्रोविजन के बेसिस पे मैंने ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं। ठीक है, अभी हम लोग इंडेस में क्या बोलते हैं कि भाई इंडेस के हिसाब से बनाए, एएस के हिसाब से बनाए तो एएस के हिसाब से, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन के हिसाब से बनाए तो मुझे ये बात बता देनी है कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन को कंप्लाई करने के लिए हम लोगों ने ये फाइनेंशियल्स बनाए। इन द केस ऑफ एन ऑडिटर्स रिपोर्ट, अब ऑडिटर के रिपोर्ट की बात आती है तो द ऑडिटर रिपोर्ट शेल ऑल्सो डिस्क्राइब द पर्पज फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। भाई फाइनेंशियल बनाए क्यों, तो उसका पर्पज उसको ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर बताना पड़ेगा, और रेफर टू द नोट इन स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कंटेन दैट इन्फॉर्मेशन। और अगर फाइनेंशियल में वो बात लिखी है तो मुझे उस नोट का रेफरेंस दे देना है और उसको डिस्क्राइब कर देना है। अगर मैनेजमेंट के पास चॉइस है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की, अभी कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है लेकिन मैनेजमेंट के पास चॉइस है, तो फिर एक्सप्लेनेशन बता देना है मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी का। मतलब अभी देखो क्या होता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट में बता रखा है कि भाई तुझे फाइनेंशियल इस हिसाब से बनाने, तो उस हिसाब से बना दो और ऑडिट रिपोर्ट में उस हिसाब से मेंशन कर दो, लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही साइलेंट है, लेकिन मैनेजमेंट को पता है कि भाई एंटिटी को क्या चाहिए, स्पेसिफिक यूजर को क्या चाहिए, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शिफ्ट कर देगा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली ऑडिटर शिफ्ट कर देगा कि भाई ये सारी जो बातें हैं ये मैनेजमेंट को पता है, मैनेजमेंट को ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस है, तो मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि भाई इंफॉर्मेशन क्या चाहिए स्पेसिफिक यूजर को, तो हम लोग मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में वो चीज डाल देंगे। सिंपल। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ का हमको पता चल गया है। बेसिकली 3 ही पॉइंट्स थे कि भाई सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बता दो, पर्पस बता दो फाइनेंशियल क्यों बनाए गए हैं, और मैनेजमेंट का अगर मैनेजमेंट के पास चॉइस है तो फिर मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में वो डिफाइन कर दो। अभी ये चीज ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, अलर्टिंग रीडर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अभी आपने दो फाइनेंशियल सेट चढ़ा दिए, कि एक तो चढ़ा दिया अपने वेबसाइट पे जो जनरली इंडेक्स के हिसाब से बनाए, दूसरे फाइनेंशियल बिट चढ़ाए वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो अभी रीडर को कैसे पता चलेगा, मेरे जैसे आदमी को, मेरे जैसे नॉर्मल इंसान को कैसे पता चलेगा, तो ऑडिटर को ये बात ध्यान में रखनी, ऑडिटर अलर्ट यूजर हो auditor report that the financial statement are prepared in accordance with special purpose framework and therefore may not be suitable for another purpose। another purpose के लिए यूज में नहीं आ सकते, अगर आपको नॉर्मल फाइनेंशियल चाहिए तो इंडेक्स वाले रेफर करो, ये बात उसको स्टेट करनी है अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज, उसका बारे में भी किसको ध्यान रखना है, ऑडिटर को। द ऑडिटर में कंसिडर इट अप्रोप्रिएट टू इंडिकेट दैट ऑडिटर रिपोर्ट इज इंटेंडेड सोलेली फॉर द स्पेसिफिक यूजर। This may be achieved by restricting the distribution or use of the auditor report. The paragraph alerting the reader may be explained to include these other matter and heading modified accordingly। आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दो हेडिंग, और उसमें साफ साफ बता दो कि भाई ये इस पर्पज से फाइनेंशियल्स बनाए गए हैं, तो आप इस पर्पज से ही यूज करना इसको। अभी आपको पता चला आप वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालने गए या कुछ भी कोई भी रेशियो निकालता है अगर जनरल इंफॉर्मेशन वाला, तो वो भाई फाइनेंशियल बनाए गए हैं, वो कैश बेसिस पे बना गए हैं, तो आपका रिजल्ट आप जो सोच रहे हो वो गलत होगा, आप जो भी डिसीजन लोगे वो गलत होगा। तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में स्पेसिफिकली मेंशन कर देना कि भाई ये तेरे लिए नहीं है, तू पहले देख ले अच्छे से। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अभी सर ये आप टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 एंड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 है, ठीक है, ये आपको सर खुद को करना है, सर खुद को करना है। एक काम करूँगा मैं इसके लिए पार्ट 2 वीडियो बना दूंगा। अभी हम लोग पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं। देखो खुद से करोगे ना क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं इसके लिए पार्ट 2 बना दूंगा। अभी अपन चलते हैं ऐसे 805 के अंदर, और ये मैं क्या करूंगा, सारे क्वेश्चंस और उसके नीचे आंसर, तो और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा, उसके अंदर अपन क्वेश्चन और खाली MCQs डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। तो ये हमारा होता है सर ऐसे 800 खत्म, यहाँ पे हो गया ऐसे 800 की कहानी खत्म। अभी आता है वेरी वेरी शानदार जोरदार एकदम इजी ऐसे 805। वो क्या बोलता है, हम लोगों ने वहां पे समझा कि फाइनेंशियल्स बनाए, मैंने पूरे फाइनेंशियल बनाए, लेकिन क्या बनाए, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क से। सपोज स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होगा, कैश बेसिस बना दो मेरे, अभी कैश बेसिस अलाउड नहीं है लेकिन मुझे कैश बेसिस चाहिए फाइनेंशियल।
अभी ऐसे 805 बोलता है, ऐसे 805 पर क्यों लेके आए? ऐसे 805 भाई इसीलिए लेके आए कि अगर मुझे ऑडिट करनी है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या सिंगल एलिमेंट की। अब ये सर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? बेसिकली मेरा सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सिंगल एंटिटी सिंगल स्पेसिफिक एलिमेंट क्या होता है, तो समझते हैं सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और सिंगल एलिमेंट क्या होता है। अभी द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द स्पेसिफिक एलिमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद ए जनरल और स्पेशल फ्रेमवर्क। इफ अगर प्रिपेयर्ड हुआ है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क से तो ही ऐसे 800 अप्लाई होगा, ठीक है ना। अगर मेरा सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बात समझना, थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे। ट्विस्ट क्या है सर कि मेरा जो मैंने बोला कि सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको तुम्हें जनरल पर्पस फ्रेमवर्क से अप्लाई करना है, तो फिर मैं कौन सा अप्लाई करूंगा? ऐसे 200 से लेके ऐसे 700 की सीरीज। लेकिन मुझे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से चाहिए। मतलब अगर मुझे कोई चीज स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से चाहिए तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसे 800 अप्लाई करना पड़ेगा। समझते हैं सर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? पहले तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ओनली बैलेंस शीट, ओनली P&L और ओनली कैश फ्लो। इसको अगर ये पूरा तीनों को कंबाइन कर दे तो ये हो जाएगा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूडिंग नोट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। लेकिन अगर ये सिंगल बात करें तो ये हो गया सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बैलेंस शीट के अंदर ही मुझे खाली ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल उसकी ऑडिट चाहिए और मेरे हिसाब से चाहिए। अभी देखो बैलेंस शीट का टोटल एलिमेंट आ गया तो आ गया मेरा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन बैलेंस शीट का भी एक स्पेसिफिक आइटम की मुझे ऑडिट रिपोर्ट सेपरेट चाहिए, तो वो मेरा हो गया सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात मेरे को समझ आई कि सिंगल क्या होता है, कंप्लीट। तीन बातें होगी सिंपल, कंप्लीट, सिंगल और स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है ना। कंप्लीट में क्या हो गया? बैलेंस शीट प्लस P&L प्लस कैश फ्लो प्लस स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, सोसी हो गया मेरा, प्लस रिलेटेड कैश फ्लो, रिलेटेड डिस्क्लोजर, ठीक है, नोट्स और डिस्क्लोजर। सिंगल में ओनली बैलेंस शीट, ओनली P&L, ओनली कैश फ्लो, ओनली सोसी। स्पेसिफिक में क्या हो गया? ट्रेड पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रोडक्शन एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, ऐसी सब चीजें। तो यहाँ पे डिफरेंस समझ आ गया आपको, ठीक है। अभी क्या हो रहा है सर? अभी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो बातें, अगर आप जनरल पर्पस फ्रेमवर्क बना रहे हो या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, सेम इसमें भी जनरल पर्पस फ्रेमवर्क या स्पेशल, जनरल या स्पेशल। जनरल बना रहे हो तो आपको क्या करना है? ऐसे 200 से लेके ऐसे 700 की सीरीज को अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क से बना रहे हो तो ऐसे 800 अप्लाई करना है। अब जनरल होगा तो जनरल में कौन सा फॉलो हुआ होगा? AS या इंडेक्स। लेकिन वो बोलता है कि मुझे बैलेंस शीट है ना केस बेसिस चाहिए या मुझे T फॉर्मेट में चाहिए, तो मेरा क्या हो गया? ऐसे 800 अप्लाई होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मुझे कैश बेसिस में रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है चाहिए, तो वो मुझे बताओ, तो वो हो गया मेरा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, तो ऐसे 800 अप्लाई करना होगा। सिंपल बात समझ आई होगी। अभी एक चीज ये ध्यान में रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQ पर्पस। ऐसे 805 है ना, ये अप्लाई नहीं होगा टू द रिपोर्ट ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर। जो कंपोनेंट ऑडिटर है ना उसकी रिपोर्ट पे ऐसे 805 अप्लाई नहीं होगा। इश्यूड एज ए रिजल्ट ऑफ वर्क परफॉर्म ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए कंपोनेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए ग्रुप एंगेजमेंट टीम फॉर द पर्पस ऑफ एन ऑडिट ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज मैं जो ग्रुप ऑडिटर हूँ उसका एक कंपोनेंट है, मैंने किसी ऑडिटर को बोला कि यार इस कंपोनेंट का मुझे ऑडिट रिपोर्ट सेपरेट चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करना है, तो उस पर ऐसे 805 अप्लाई नहीं होगा। लॉजिकली बात है ना भाई, मैं आज अगर मेरे जो फाइनेंशियल ग्रुप ऑडिटर वो फाइनेंशियल बनाएगा, वो पब्लिश करेगा, तो वो मेरे क्या होंगे? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट ये क्या होगा? स्पेशल पर्पस, ये अभी क्या होंगे? अब मैं जनरल पर्पस में ये कंपोनेंट को इंक्लूड करने जा रहा हूँ, तो वो भी क्या होगा? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब मुझे ऐसे 800 को अप्लाई नहीं करना है, ये खास बात ध्यान में रखना। भाई व्हाट इज सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों ने समझ लिया। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हो गया? एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एलिमेंट वाला भी समझ लिया कि ट्रेड रिसीवेबल हो गया, बैंक बैलेंसेस हो गया या कैश हो गया, तो ये तो हो गए मेरे एलिमेंट। अब ये चीज ध्यान में रखना, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट, रिलेटेड नोट, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज और अदर एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन को तो इंक्लूड करना ही होगा। जैसे ट्रेड रिसीवेबल है, उसकी आपने ऑडिट की तो उसका रिलेवेंट जो नोट्स है कि भाई ट्रेड रिसीवेबल का ब्रेकअप क्या है, ट्रेड रिसीवेबल का ब्रेकअप से कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि भाई इतना हम लोगों ने प्रोविजन किया, ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है, ये हमारा ये चीज़, तो वो सारी चीज़ें मिला के ही आपको देनी है आगे।
ठीक है सर, ये एक इजी कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ ऐसे 805 को अप्लाई क्या करोगे। इफ द ऑडिटर इज नॉट एंगेज टू ऑडिट द एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन ऑडिट ऑफ ए सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे इज प्रैक्टिकेबल। अभी पूरे फाइनेंशियल की ऑडिट तो कर रहा है सपोज मेरी वाइफ ध्रुवी, और स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए मैनेजमेंट ने बोला यार ये ध्रुवी है ना बहुत महंगी है, तो अपन क्या करते हैं सस्ता काम करते हैं, सस्ता आदमी को देखते हैं, और सस्ता आदमी मेरे जैसा कोई भी नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर। तो मैनेजमेंट ने बोला कि भाई इसको पकड़ते हैं, ये बढ़िया से करके दे देगा। तो अभी जो ध्रुवी की अंडरस्टैंडिंग है उस एंटिटी को लेके और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी ऑब्वियस सी बात है वो डिफरेंट होगी, और मेरे लिए सारे एसेस को अप्लाई करना प्रैक्टिकेबल भी नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है कि आज वो अगर सपोज इन्वेंट्री, अभी मुझे दिया है ट्रेड रिसीवेबल की ऑडिट, तो अभी मुझे ट्रेड रिसीवेबल की ऑडिट के लिए मुझे सेल्स का भी आइडिया होना चाहिए, लेकिन मुझे सेल्स का आइडिया है ही नहीं, मुझे तो खाली क्या करना है ट्रेड रिसीवेबल की ऑडिट करनी है। तो ये सारी चीज़ें मेरे के लिए सारे एसेस अप्लाई करना, अभी वो सेल्स के लिए ट्रेड रिसीवेबल के लिए मैं कंफर्मेशन भी मंगवा सकता हूँ, वो भी मंगवा सकती है, लेकिन सेल्स के लिए वो क्या कर सकती है क्वांटिटी रिको कर सकती है कि बेसिकली ओपनिंग कितना था स्टॉक, परचेज कितना किया, प्रोडक्शन कितना किया, सेल्स कितना किया और मेरा क्लोजिंग स्टॉक, तो उसको ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। वो प्रोडक्शन का डेटा भी उसके पास होगा, लेकिन मेरे पास तो खाली क्या है ट्रेड रिसीवेबल का डेटा। Compliance with requirement of assets may not be practicable when the auditor is not engaged to audit the entity's complete set of financial statement. The auditor often does not have the same understanding. Obvious सी बात है, as an auditor who also audit the complete set of financial statement, the auditor also does not have audit evidence about the general quality of accounting record. अब मुझे पता भी नहीं है कि भाई इनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड कितने स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मेरे को तो खाली क्या दिया है एक एरिया दिया है। ये सॉर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट हो गया, स्कोप बेस्ड ऑडिट हो गया बेसिकली। अगर अब मुझे लगता है कि भाई ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे में नॉट बी प्रैक्टिकेबल, तो फिर मैं मैनेजमेंट से दरखास्त करूंगा कि आपने ट्रेड रिसीवेबल की ऑडिट दिया ना, तो उसके साथ साथ मुझे सेल्स और परचेज की भी ऑडिट दे दो, ताकि मेरे लिए ये एक पूरा एरिया हो जाए और मैं इजीली ऑडिट कर पाऊंगा। ठीक है सर। फिर आता है सर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द एफआरएफ। अभी मुझे सिंगल एलिमेंट या एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मुझे ऑडिट करने के लिए बोला है, तो फिर मुझे एफआरएफ का देखना पड़ेगा कि भाई कैसे लगाऊंगा मैं एप्लीकेबल एफआरएफ। वेदर एप्लीकेशन ऑफ द एफआरएफ विल रिजल्ट इन अ प्रेजेंटेशन जो प्रोवाइड कर रहा है एडिक्वेट डिस्क्लोजर टू अनेबल द इंटेंडेड यूजर टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन एंड द इफेक्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रेड रिसीवेबल है या सपोज सेल्स है, सेल्स में मैं क्या लगाऊंगा इंड एस 115, लेकिन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो स्पेसिफिक यूजर है उनकी नीड क्या है कि सर मुझे कैश बेसिस में बना के दो, तो उसके लिए मैं क्या अप्लाई करूंगा ऐसे 800, लेकिन इंड एस 115 है तो मैं सीरीज कौन सी अप्लाई करूंगा 200 से लेके 700 तक। अभी जो भी मैं चीज करूँ उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर हो रहा है, जो इंटेंडेड यूजर चाहता है, जो उसकी चाहत है उसके हिसाब से हम लोग काम करके दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, मतलब व्हाट द इंटेंडेड यूजर इज एक्सपेक्टिंग, वी आर वर्किंग इन लाइन विद दैट एक्सपेक्टेशन और नॉट। तो वो चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, तभी मैं इसको एक्सेप्ट कर पाऊंगा किसको एप्लीकेबल एफआरएफ को। अभी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, व्हेन ऑडिटिंग ए सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ए स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, the auditor may not be able to consider the financial statement or the element in isolation. Consequently, the auditor may need to perform procedure in relation to interrelated items. सर मुझे ट्रेड रिसीवेबल की ऑडिट करने के लिए बोला, अभी ट्रेड रिसीवेबल बनता किससे, सेल से, सेल्स किससे होती है परचेज करने से, तो ये सारी चीज़ें जो इंटर रिलेटेड है ना वो मुझे उस पर भी प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर उस ट्रेल पे मैं कंफर्ट हूँ तभी मैं ओपिनियन दे पाऊंगा। ये चीज़ हमेशा मैनेजमेंट को पता होनी चाहिए। फॉर्म ऑफ ओपिनियन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेते हैं। सर क्या बोलता है, द ऑडिटर शैल कंसिडर वेदर द एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। पहले जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है उस सर्कमस्टांसेस के अंदर। अभी देखो हम लोग ऐसे 700 में क्या बोलते हैं, ये ऐसे 700 का आपका बेसिकली रिवीजन है। ऐसे 700 में जब हम लोग अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं किस पे, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो भी किसको कंप्लाई कर रहे हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क को। तो हम लोग दो फ्रेज यूज करते हैं रिपोर्ट के अंदर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू। और जब हम लोग अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं और कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। ये चीज़ हम लोग ऐसे 700 के अंदर करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना,
द applicable FRF may not explicitly address the presentation of फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द एलिमेंट। जो भी मैंने FRF यूज़ किया है वो स्पेसिफिकली उस आइटम को डिनोट नहीं कर रहा है या उस आइटम को इंक्लूसिवली या एक्सप्लिसिटली नहीं बता रहा है। तो फिर मुझे क्या करना है, द ऑडिटर देयरफॉर कंसिडर वेदर द एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट। तो ऑडिटर को अपना क्या करना है, प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करना है और उसको समझना है कि क्या अगर मैं ये चीज़ अप्लाई करूँ या जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की, स्पेसिफिक यूज़र की इंफॉर्मेशन की जो नीड है वो अप्रोप्रिएट है, जो मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ अगर अप्रोप्रिएट है तो फिर मुझे आगे जाने देना है, सिंपल। अभी फैक्टर क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं, पहले तो ये देखो कि भाई मुझे अगर एप्लीकेबल FRF लगाना है तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि जो मेरा एप्लीकेबल FRF है वो एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली बता रहा है कि भाई मुझे ये चीज़, मैं तो खाली जो मैं एप्लीकेबल FRF हूँ, सपोज मैं एप्लीकेबल FRF हूँ तो मैं एक्सप्लिसिटली ही कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल के लिए ही बनाऊँ। मुझे नहीं पता स्पेसिफिक यूज़र इन सब के लिए नहीं बनाऊँ, मैं तो जनरल पब्लिक के लिए हूँ, मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ। एप्लीकेबल FRF बोलता है कि मैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ। या फिर दूसरा क्या बोलता है, दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है ऑडिटर को कि अगर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट पे आप रिपोर्ट कर रहे हो, आप ऑडिटर अपना ओपिनियन दे रहे हो कि भाई प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट और गिव इट ट्रू एंड फेयर व्यू, तो ऑडिटर को क्या क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि भाई पहले तो ये देखो कि FRF लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता क्योंकि वो एक्सप्लिसिटली किसके लिए है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो उसकी बात तो होगी साइड में। अभी मुझे ये देखना है कि जो मेरा सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और स्पेसिफिक एलिमेंट है वो कंप्लाई कर रहा है ईच ऑफ दोज रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क। सबसे पहले तो ये देख लो कि भाई मेरा रेलेवेंट जो लॉज एंड रेगुलेशन है उसको कंप्लाई कर रहा है या नहीं। अब जैसे ट्रेड रिसीवेबल है या ट्रेड पेएबल है तो वो MSME एक्ट को तो अप्लाई करना ही चाहिए, उसकी तो कोई दोहराई नहीं है, उस बात में तो कोई दोहराई नहीं है। दूसरा, प्रोवाइड डिस्क्लोजर बियॉन्ड दोज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क। अब मैनेजमेंट बोलता है कि भाई तुम ट्रेड पेएबल को एरिया को अच्छे से खत्म कर दो। अभी ट्रेड पेएबल में मैंने MSME के बारे में बता दिया, डिस्प्यूटेड कौन सा केस है, अनडिस्प्यूटेड कौन सा केस है वो भी मैंने बता दिया। लेकिन ट्रेड पेएबल में मैंने फिर सामने से जाके डिस्क्लोज कर दिया मेरे यूजर्स को कि भाई ये पार्टी सारी इंसॉल्वेंट हो चुकी है, इनसे पैसा नहीं आने वाला है और मैंने प्रोविजन राइट ऑफ कर दिया। और ये कुछ पार्टीज ऐसी है जिनके साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है लेकिन हम अभी डिस्प्यूटेड नहीं है, कह नहीं सकते कि ये डिस्प्यूटेड है। देयर आर हाई चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी या देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि इनसे पैसा आएगा, तो वो भी मैंने ये डिस्क्लोज कर दिया एक एडिशनल नोट के थ्रू। तो फिर ऑडिटर को कंफर्ट आ जाएगा कि भाई जितना भी चाहिए इन्फॉर्मेशन नीड, जो भी स्पेसिफिक यूजर की नीड है, अभी हमको नहीं पता कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। उसने लिख के तो दे दिया कि मुझे ट्रेड पेएबल की ऑडिट इस हिसाब से चाहिए, लेकिन अभी वो मिस इंटरप्रिटेशन ना ही हो जाए तो हमने क्या बोला कि एडिशनल ये बातें तू ध्यान में रख लेना। अभी जैसे अपन नहीं करते क्या यार कि कोई भी ऑथर मैं रेफर कर रहा हूँ, लेकिन देख यार ICAI से तो रेफर कर रहा है ये ऑथर, तो तुम क्या करो कि ICAI का मटेरियल भी एक बार तुम्हारे हिसाब से कंपेयर कर लो। तो हम लोगों ने एडिशनली ये नोट डाल दिया कि अगर ICAI का मटेरियल यूज़ करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। The auditor's decision as to the expected form of opinion is a matter of professional judgment। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो तुम कंसिडर करने वाले हो कि भाई मुझे एप्लीकेबल FRF यूज़ करना है या नहीं, वो तुम्हारा प्रोफेशनल जजमेंट ही रहेगा। अभी एक बात ध्यान में रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से बात हमारी इंपॉर्टेंट शुरू हो जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक्चुअली प्रैक्टिकली पूछे जाएंगे तुमसे, ठीक है सर। जब तुम लोग ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन, when forming an opinion and reporting on a single financial statement or an specific element, तो auditor shall apply the requirement in revised essay 700। ठीक बात है भाई, जब भी मैं ओपिनियन फॉर्म करूंगा मुझे essay 700 को अप्लाई करना है, सिंपल सी बात। इफ द ऑडिटर अंडरटेक्स टू रिपोर्ट ऑन ए सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ए स्पेसिफिक एलिमेंट इन कंजंक्शन विथ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस ए सेपरेट ओपिनियन। सो बेसिकली आज मुझे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी ऑडिट करनी है, मुझे ट्रेड रिसीवेबल की भी ऑडिट करनी है। तो इस पे जो मैं ऑडिट रिपोर्ट दूंगा, जो इश्यू करूंगा उसका ओपिनियन सेपरेट होगा, और इस पे जो ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करूंगा उसका ओपिनियन डिफरेंट होगा। वो मुझे सेपरेट चीजें रखनी है, ठीक है। ऑडिटेड सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट में बी पब्लिश टुगेदर विद द एंटिटीज ऑडिटेड कंप्लीट सेट ऑफ financial statement if the auditor conclude does not differentiate it sufficiently from the complete set of financial statement। ये क्या बोल रहा है, मेरा कंप्लीट सेट और मेरा ये जो ट्रेड रिसीवेबल की ऑडिट है वो दोनों साथ में जा रहे हैं, साथ में मैं पब्लिश कर रहा हूँ किसको, पब्लिक को। तो भाई मुझे इन दोनों को
सेपरेट रखना है। और ऑडिटर ने अगर ये कंक्लूड किया कि भाई अगर मैं पब्लिश करता हूँ तो भी जनरल वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और स्पेसिफिक यूजर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी मैं साथ में उसको पब्लिश करवाने दे सकता हूँ। ठीक है ना। अगर दोनों में बातें डिफरेंट है तो फिर मैं मैनेजमेंट को बोलूँगा कि भाई तुम लोग पहले जनरल वाला कर दो, फिर स्पेसिफिक वाला बाद में पब्लिश कर देना। अगर ओपिनियन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, मॉडिफाइड है, आपने क्वालिफाई किया है, डिस्क्लेमर किया है या एडवर्स ओपिनियन दिया है, और आपने एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ भी यूज किया है किसके अंदर, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को मॉडिफाई करना पड़ेगा किसके अंदर, ओपिनियन, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो जैसे बैलेंस शीट के अंदर, या खाली P&L के अंदर, या खाली कैश फ्लो के अंदर, या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट के हिसाब से, और इंक्लूड द AOM और ऑन पैरा। अगर वहाँ पे मॉडिफाइड, कंप्लीट सेट में मॉडिफाइड, तो आपका सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मॉडिफाइड होना चाहिए, आप उसमें क्लीन रिपोर्ट नहीं दे सकते, ये चीज़ खास ध्यान में रखना। अगर ऑडिटर ने एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दिया किस पे, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ऐसे 705 ऑडिटर को परमिट ही नहीं करता, एक्सप्लिसिटली बोल दिया कि ऐसे 705 डज नॉट परमिट टू रिपोर्ट एन अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन ए सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ए स्पेसिफिक एलिमेंट बिकॉज अनमोडिफाइड ओपिनियन वुड कॉन्ट्रैक्ट द एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अभी सिंपल सी बात है, कंप्लीट सेट में मैंने बोला कि भाई ये तो एडवर्स रिपोर्ट है, ये तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, मैं ओपिनियन नहीं दे सकता कंप्लीट सेट पे, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं बैलेंस शीट अच्छी है तो इट विल कॉन्ट्राडिक्ट माई ओपिनियन, क्योंकि ऑल आइटम्स आर रिलेटेड, ऑल आइटम्स आर इंटर रिलेटेड, ऑल आइटम वर्क इन आइसोलेशन। सो मैं यहाँ बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एडवर्स ओपिनियन, तो मैं यहाँ पे क्लीन ओपिनियन कभी भी नहीं दे सकता, ऐसे 705 परमिट नहीं करता है, परमिट नहीं करता है। ठीक है, ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात क्या बोलता है, अगर मैं एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा हूँ किस पे, कंप्लीट सेट पे, ये किस पे दे रहा हूँ मैं, कंप्लीट सेट पे, लेकिन स्पेसिफिक एलिमेंट नॉट सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे खाली बात किसकी की है, ओनली नॉट सिंगल फाइनेंशियल। सिंगल फाइनेंशियल मतलब मेरा बैलेंस शीट P&L और, लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट का भी ट्रेड रिसीवेबल। अगर मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक एलिमेंट की और ऑडिटर बोलता है कि पूरी बैलेंस शीट भले ही एडवर्स है लेकिन मेरा ट्रेड पेएबल है ना वो बराबर है, जो रिकॉर्ड किया है परचेजेस रिकॉर्ड किया ना वो परफेक्ट है, एकदम इन द लाइन विद अप्लीकेबल FRF है, तो ऑडिटर तभी अनमोडिफाइड इश्यू कर सकता है ओपिनियन। ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकता है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अगर it is not a prohibited by laws or regulation, it should not be prohibited by laws or regulation, पब्लिश हम लोग नहीं कर रहे हैं टुगेदर और डज नॉट कंस्टिट्यूट ए मेजर पोर्शन। अभी सपोज समझो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उस पर मैंने एडवर्स ओपिनियन दे दिया। कंप्लीट सेट में मैं ट्रेड पेबल का बोल रहा हूँ कि ये प्रॉपर है यार, इसमें एप्लीकेबल FRF है। अभी मेरा कंप्लीट सेट में और इसमें जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है, यहाँ पे मैं एडवर्स दे रहा हूँ लेकिन यहाँ पे मैं क्लीन रिपोर्ट दे रहा हूँ, तो फिर मैं क्लीन रिपोर्ट तभी दे सकता हूँ, एक तो लॉ और रेगुलेशन प्रोहिबिट नहीं करना चाहिए, दूसरा मेरा जो रिपोर्ट है वो इसका रिपोर्ट और इसका रिपोर्ट साथ साथ में नहीं जाने चाहिए, आगे पीछे या पीछे आगे जाना चाहिए। और जो मैंने ट्रेड पेबल की ऑडिट की, सपोज मेरी बैलेंस शीट का साइज है 1000 करोड़ और ट्रेड पेबल की साइज है 10 करोड़, इट डज नॉट कंस्टिट्यूट ए मेजर पोर्शन। यहां से आपको रीड करना केयरफुली, ये देखो ये जो बातें हैं ना ये आपको MCQs या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में छोटे छोटे चीज़ों में पहुंच जाएगी, तो ये आपको लर्न करना है बाय हार्ट। Auditor shall not express an unmodified opinion single financial statement if the auditor express adverse opinion या disclaimer of opinion। सिंपल सी बात है, वो हम लोगों ने समझ लिया। Even if not published together, अगर तुम लोग साथ साथ में पब्लिश नहीं भी कर रहे हो लेकिन आपने कंप्लीट सेट पे क्या किया है, फाइनेंशियल्स पे ओपिनियन दिया कि भाई ये तो एडवर्स है, तो भाई इन पे आप क्या नहीं कर सकते, क्लीन रिपोर्ट नहीं दे सकते, भले ही साथ में नहीं जा रहे, ये आगे पीछे जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डीम्ड टू बी कंस्टिट्यूट है मेजर पोर्शन। ऑब्वियस ही बात है, तो मेरी दो कंडीशन तो यहाँ पे चली गई, भले ही तुम लोग साथ में पब्लिश नहीं कर रहे हो लेकिन ये कंस्टिट्यूट कर रहा है मेरा मेजर पोर्शन। ऑब्वियस ही बात है ना यार, आज बैलेंस शीट है वो तो मेजर पोर्शन ही करेगी ना मेरे फाइनेंशियल का। The financial statement or the element including related notes provide adequate disclosure to enable the intended user to understand the information conveyed in the financial statement or the element। ठीक है, ठीक बात है। Even when the modified opinion
कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ईओएम ले रखा है, ओएम ले रखा है, डज नॉट रिलेट टू द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द ऑडिटेड एलिमेंट, द ऑडिटर में स्टिल डीम इट अप्रोप्रिएट टू रेफर टू द मॉडिफिकेशन इन द अदर मैटर पैराग्राफ बिकॉज द ऑडिटर जजेस इट टू बी रिलेवेंट टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग। अभी क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि चलो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने ओपिनियन क्वालिफाइड दे रखा है, लेकिन उसी बात को अगर मैं ट्रेड पेबल की बात करता हूँ तो वहाँ पे मैंने ओपिनियन तो क्लीन दिया है, मैं दे सकता हूँ, लेकिन एक अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर तुम रिपोर्ट कर दो कि भाई मैंने वहाँ पे जो कंप्लीट सेट है ना वहाँ पे मैंने मॉडिफाई किया है पूरे फाइनेंशियल्स को, या एडवर्स दिया या डिस्क्लेमर दिया, तो वो एक चीज़ आप रेफर कर लेना, तो यूज़र को समझ आ जाएगा कि यार ये भले ही आइटम प्रॉपर है लेकिन पूरा सेट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर नहीं है, तो वो उसको समझ आ जाएगा। अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन एंड कैश फ्लो, ऑपरेशन और कैश फ्लो के हिसाब से आपने वहाँ पे क्या दिया है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है, तो एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ अफेयर इज परमिटेड। अगर आपने कैश फ्लो में अनमॉडिफाइड बेसिकली डिस्क्लेमर ऑफ दी ओपिनियन दिया है, लेकिन फिर अगर आप वहाँ पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहते हो सिंगल फाइनेंशियल में तो आप दे सकते हो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज बीइंग इशूड इन रेस्पेक्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के रिजल्ट के लिए अगर आप डिस्क्लेमर दे रहे हो या कैश फ्लो के लिए, नॉट इन रेस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। अभी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने बोला कि यार कैश फ्लो है ना वो गड़बड़ है, वो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से नहीं है, तो आपने वहाँ पे क्या दे दिया, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दिया। तो अभी आप जब ट्रेड पेबल के ऑडिट कर रहे हो तो आपने बोला ये ट्रेड पेबल बराबर है, तो फिर आप क्लीन रिपोर्ट दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ऐसे 800 और 805 कभी भी रिक्वायरमेंट अदर एसेट्स के ओवरराइड नहीं करेंगे। अब एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट क्या हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, एक्सटर्नली मैनेज एसेट्स हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स हो गया और शेड्यूल ऑफ डिसबर्समेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ हो गई मेरी किस चीज़ से, ऐसे 805 से रिलेटेड। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अभी मेरा आता है सर ऐसे 810, 2 मिनट का मेरे को ब्रेक लूँगा, पानी पी लेते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ऐसे 810, ऐसे 810 बोलता है एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मुझे रिपोर्टिंग करनी है। सबसे पहले समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट देट कंटेन लेस डिटेल, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है कॉन्सिस्टेंट विद डेट प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल्स है उससे ही कुछ समरी उठा के मैंने दूसरे फाइनेंशियल बनाए, तो दीज आर कंसिस्टेंट, दीज आर इन गोइंग पैरेलल, ठीक है ना। तो मेरे को ये चीज़ क्या होती है मेरी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला पर्पस क्या हुआ कि ऑडिटेड से होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ये होते हैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैं एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कब करूँगा, ईजी है, एक्सेप्ट करूँगा एंगेजमेंट तभी जब मुझे रिपोर्ट करना होगा ओनली व्हेन एंड ऑडिटर हैज बीन एंगेज टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मुझे यहाँ पे ये नहीं चलेगा। एसेट 810 बोलता है कि भाई अगर तुझे ध्रुवी मैडम को अगर कंप्लीट सेट दिया फाइनेंशियल का तो तुम यहाँ पे संजय को नहीं रख सकते, तुम्हें यहाँ पे समरी फाइनेंशियल में भी दोनों ट्रेनों में ध्रुवी को ही रखना पड़ेगा, ड्राइवर दोनों ट्रेन की ध्रुवी ही रहेगी। आपने सोचा कि यार मैनेजमेंट ने कॉस्ट बचाने के लिए कि संजय तो सस्ता आदमी है, तो ऐसा नहीं चलेगा, दोनों ड्राइवर ध्रुवी ही रहेगी, मतलब दोनों ट्रेन ध्रुवी को ही चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस की बात हो गई। तो देखो अभी क्या है कि अपन जब याद करते हैं ना, देखो फर्स्ट टाइम आप पूरा ऑडिट पढ़ोगे अच्छे से हाईलाइट कर करके, अभी आप सेकंड टाइम मेरा वीडियो देख के आपने अच्छे से पढ़ लिया फर्स्ट टाइम, दूसरी टाइम आपने हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें क्लिक होने लगेगी, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। यही एक प्रोसेस है ऑडिट को याद करने का। बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर को डिटरमाइन करना अप्लाइड क्राइटेरिया। सबसे पहले तो जो मैनेजमेंट ने क्राइटेरियाज अप्लाइड करे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन ही मुझे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के देनी है, तो वो जो अप्लाई किए ना क्राइटेरिया वो एक्सेप्टेबल होने चाहिए। अप्लाई क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है कि भाई जो मैनेजमेंट है यूज किए क्राइटेरिया टू प्रिपेयर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और मैनेजमेंट ही रेस्पॉन्सिबल है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, और दैट शुड बी कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, ठीक है। What are the factor affecting the auditor determination of the acceptability of the applied criteria? अभी applied criteria acceptable है या नहीं है, तो ऐसे फैक्टर कुछ ऐसे 810 ने डिफाइन किए। सबसे पहले नेचर क्या है एंटिटी का,
पर्पस क्या है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और इन्फॉर्मेशनल नीड क्या है इंटेंडेड यूजर की, और अप्लाइड क्राइटेरिया आर नॉट मिसलीडिंग। अप्लाइड क्राइटेरिया मिसलीड नहीं कर रहे होने चाहिए। इन्फॉर्मेशन नीड क्या है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, और नेचर क्या है एंटिटी का। अभी एक चीज ध्यान में रखना, ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि अप्लाइड क्राइटेरिया आर अनएक्सेप्टेबल एंड अनेबल टू ऑब्टेन द अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑन दिस, तो ऑडिटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा एंगेजमेंट। मतलब जो अप्लाइड क्राइटेरिया है जो मैनेजमेंट ने लगाए हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ऑडिटर विल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। अब ये लॉ रेगुलेशन बोल सकता है, तो उनके सामने तो किसकी चलती है, ऑडिटर भी क्या चीज़ है लॉ रेगुलेशन के सामने। एंगेजमेंट कंडक्टेड in accordance with law regulation not comply with SA accordingly the auditor report shall not indicate that the engagement was conducted in accordance with SA। अभी आप लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से एक्सेप्ट किया है आपने एंगेजमेंट, तो उसमें आप ऐसे का जिक्र नहीं करोगे कि भाई मैंने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई किया है। कॉमन सेंस ही बात है। इंक्लूड अप्रोप्रिएट रेफरेंस टू द फैक्ट इन दिस टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में आप अप्रोप्रिएट फैक्ट लिख दो कि भाई मैंने एंगेजमेंट एक्सेप्ट इसीलिए किया है क्योंकि मेरे को लॉ रेगुलेशन ने टपली मारी कि भाई तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो मैंने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को यूज़ किया, तो उसने तो मना किया मेरे को, लेकिन लॉ रेगुलेशन ने बोला कि भाई तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टाइटल क्या दे सकते हैं हम लोग, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीपेड फ्रॉम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। भाई तुम लोग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये टाइटल दे सकते हो, और हमेशा ऑडिटेड से ही होगा। अभी एक चीज़ ध्यान में रखना, आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले वो समझो। हम लोग एंगेजमेंट को एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट ऑडिटर को क्या करना है, अप्लाई क्राइटेरिया आर एक्सेप्टेबल, उसके फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई एक मैनेजमेंट से अग्रीमेंट ऑब्टेन कर लेना है कि भाई मैनेजमेंट ने अपनी जो जिम्मेदारी है उनको समझा है या नहीं समझा है। तो प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया टू मेक द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल टू इंटेंडेड यूजर विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा कौन, मैनेजमेंट। अगर इंटेंडेड यूजर को कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल चाहिए तो कौन देगा, मैनेजमेंट, ना कि ऑडिटर, विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी। ठीक है। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब क्लियरली फ्रॉम होम और वेयर द ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बात क्लियरली लिखी हुई होनी चाहिए कि भाई ऑडिटेड कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ मिलेंगे, आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। पब्लिक रिकॉर्ड में है या नहीं है वो भी ध्यान में रखना है, और मैनेजमेंट को एस्टेब्लिश कर देनी प्रोसेस जहाँ पे फाइनेंशियल्स मिलेंगे, सिंपल। और मैनेजमेंट से अग्री कर लो फॉर्म ऑफ ओपिनियन टू बी एक्सप्रेस्ड ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भाई समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मैं ये ओपिनियन देने वाला हूँ। नेचर ऑफ प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय ऑडिटर। अभी देखो यार, ऑडिटर ने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट की, तो क्या बार बार वो ऑडिट करेगा, तो नहीं करेगा। ऑडिटर कुछ सर्टेन प्रोसीजर है जो इस ऐसे के अंदर दे रखी है, वो अप्लाई करके काम खत्म करेगा। तो ऑडिटर शेल परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर। क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, वेदर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज देयर समराइज्ड नेचर, एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर रहा है, पहली बात। ठीक है। दूसरा बात, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट अकम्पनीड बाय ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर दे डिस्क्राइब क्लियरली। अभी अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंप्लीट ऑडिटेड फाइनेंशियल नहीं है, तो क्या वो डिस्क्राइब कर रहे हैं क्लियरली कि भाई फाइनेंशियल्स कहाँ पे पड़े हैं, और मैंने लॉ रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब कराया है कि भाई ये फाइनेंशियल्स तुमको अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल चाहिए तो वो वहाँ पे अवेलेबल होंगे। एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर रहा है अप्लाइड क्राइटेरिया, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तुमने क्या बेसिस पे बनाए वो प्रॉपर्ली डिस्क्राइब है या नहीं है, वो चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी है। वेदर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अग्री विथ विच कैन बी रिकैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी अप्लाइड क्राइटेरिया तुम लोगों ने जो भी लगाए, अभी कोई किसी को रिकैलकुलेशन करना है तो वो ऑडिटेड फाइनेंशियल से रिकैलकुलेट करके क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकता है, हाँ बना सकता है प्रॉपर्ली। वेदर prepared in accordance with applied criteria, obviously बात है। whether the summary financial statement contain the information necessary information contain कर रहे हैं या नहीं कर रहे, and are at an appropriate level of aggregation है या नहीं है, and should not be misleading नहीं होने चाहिए। whether the audited financial statement are available to intended user without undue difficulty, वो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी। तो 6-7 प्रोसीजर हमको अप्लाई करनी है। बेसिकली सिंपल सा कुछ भी नहीं है कि भाई जो अप्लाइड क्राइटेरिया वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स है वो विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी पब्लिक को अवेलेबल होना चाहिए, एंड जो फाइनेंशियल्स है ना पूरे के पूरे
उससे अगर कोई रिकैलकुलेट करके अप्लाइड क्राइटेरिया तक पहुंचना चाहता है और फिर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद से बनाए तो रिजल्ट सेम निकलने चाहिए। एंड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो है ना, वो अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से होना चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। फॉर्म ऑफ ओपिनियन क्या रहेगा सर? ऑडिटर ने कंक्लूड किया है अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अगर अप्रोप्रिएट है तो ये वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज अप्लाई करेगा कि भाई कंसिस्टेंट है एक तो किसके साथ, ऑडिटेड फाइनेंशियल के साथ विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फेयर प्रेजेंटेशन फेयर समरी है ऑडिटेड फाइनेंशियल की। अभी मैं फॉर्म ऑफ ओपिनियन क्या देना चाहता हूँ, मैं अनमोडिफाइड देना चाहता हूँ, क्लीन ओपिनियन देना चाहता हूँ। तो दो ही शर्त पे दे सकता हूँ कि एक तो कंसिस्टेंट होने चाहिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, और दूसरी चीज़ फेयर समरी दे रहा है, मतलब जो समरी होना चाहिए इतनी भी समरी नहीं हो जानी चाहिए। अभी देखो इसका मैं बढ़िया एग्जाम्पल समझो ना, तो देखो ऑडिट कैसे पढ़नी चाहिए, पहले आईसीआई का एसएम वर्ड टू वर्ड पढ़ो, उसमें से इंपॉर्टेंट पोर्शन निकाला आपने, हाईलाइट किया, इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया, उसका भी और इम्पोर्टेंट में से भी लास्ट डे रिवीजन नोट्स बनाए आपने, फिर उसको बार बार क्या किया आपने, रिवाइज किया। ये तो होती है एक नॉर्मल प्रोसेस जो जनरल एंटिटी, जनरल बच्चे, रैंकर बच्चे करते हैं, ठीक है। अभी आते हैं डेढ़ शाने बच्चे मेरे हिसाब से, मेरे जैसे एकदम होशियार कि साला इतना पढ़ना ही क्यों है यार। मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, इस पे ही जंप कर जाता हूँ, ठीक है। अभी आपने पढ़ाई कितना है, अभी आपने यहाँ पे तो इतना पढ़ा, ठीक है ना, यहाँ पे भी इतना पढ़ा, यहाँ पे फिर आपने इतना पढ़ा, यहाँ पे फिर आपने इतना पढ़ा। अभी आपने इतना पढ़ा हुआ, आपको इतना पढ़ना है और एग्जाम में लिख के कितना आना है, इतना लिख के आना है, ठीक है ना। तो आप इजीली लिख पाओगे अगर ये प्रोसेस फॉलो करिए तो, ठीक है। लेकिन अब आपने पढ़ाई इतना सा है, तो इतने से इतना सा पढ़ा है और आपको याद रहा है खाली इतना, तो एग्जाम में आप एक्सपेक्ट करते हो 60+ मार्क्स। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। आपको ऐसा वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट पोर्शन को, फिर आपको क्या करना है, लास्ट डे रिवीजन नोट अपने हिसाब से बनाने, तभी आप इजीली पास हो पाओगे, एमसीक्यू के इजीली आंसर दे पाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। लेकिन कुछ बच्चे क्या होता है कि डायरेक्टली यार सर हम लोग लास्ट डे रिवीजन, वैसे ही प्रैक्टिकली आप लोग डायरेक्टली समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जंप नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपने पूरे फाइनेंशियल्स को स्टडी नहीं करा है। तो वही चीज़ ये बोलना चाह रहा है। अगर लॉ और रेगुलेशन वर्डिंग दे रहा है ओपिनियन की और वो डिफरेंट है, तो फिर हमको अप्लाई करना है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, और हमको ये इवेल्युएट करना है कि भाई अगर मैं ऐसे मेरा बोलता है एक चीज़ और मेरा लॉ और रेगुलेशन बोल रहा है दूसरी चीज़, तो अभी जो जनरल वाले हैं ना उन्होंने भी ऐसे पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमको ये क्लियरली बता देना है कि भाई अगर मैं लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से ओपिनियन दे रहा हूँ तो वो मिसलीड नहीं करना चाहिए किसको, यूजर्स को, और अगर मिसलीड नहीं करना चाहिए यूजर को। अब देखो ऐसे बोल रहा है ये चीज़, ऐसे इधर जा रहा है, लॉ और रेगुलेशन इधर जा रहा है। अभी मुझे ओपिनियन किसके हिसाब से देना है, लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से। तो मुझे फिर एज ए ऑडिटर मैं इन दोनों के बीच में आऊँगा और मैं बोलूँगा कि भाई लॉ और रेगुलेशन ऐसे ये बोल रहे हैं, लॉ और रेगुलेशन ये बोल रहा है, तो इसका मैं एक सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन किसके अंदर डाल दूंगा, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ताकि जो एम्बिग्विटी है बिटवीन ऐसे एंड लॉ और रेगुलेशन वो क्लियर हो जाए किसको, यूजर को। ऑडिटर की रिपोर्ट क्या रहेगी, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियर टाइटल होना चाहिए, एड्रेस ही होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए कि भाई समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये कंटेंट कर रहा है अदर इन्फॉर्मेशन, आपको कहाँ मिलेंगे, आइडेंटिफाई कर रहा है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, रेफर कर रहा है ऑडिटर रिपोर्ट को, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को, और जो हमेशा डेट रहेगी ना समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो हमेशा लेटर रहेगी। ऑब्वियसली बात है ऑडिटर रिपोर्ट के, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सपोज मेरे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट है 15 मई, तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट हमेशा 25 मई ही रहेगी, कभी भी 14 मई या 10 मई नहीं रह पाएगी, क्योंकि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किससे बनाता हूँ, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी आप लोगों ने डायरेक्टली लास्ट डे रिवीजन से पढ़ा, तो आपके वहाँ से स्किप होने के चांसेस ज़्यादा है। Summary financial statement does not contain all the disclosure. Reading the summary financial statement is not a substitute for reading the audited financial statement. Obvious सी बात है। So मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ, बच्चों को भी यही चीज़ बोलता हूँ कि लास्ट डे रिवीजन नोट्स डायरेक्टली इज नॉट सब्सटीट्यूट फॉर रीडिंग होल लेसन। जब भी आप पूरा अच्छे से पढ़ के जाओगे, एक प्रोसेस में समझ के जाओगे ना, तभी आपका काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी का पैरा ऐड करना है हमको, ऑडिटर का क्या ओपिनियन है, एक पूरा पैरा होना चाहिए सेपरेट कि ओपिनियन क्या रहेगा, ऑडिटर का सिग्नेचर, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, मेंबरशिप नंबर और यूनिट और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। डेट शुड नॉट बी अर्लियर देन, एक तो अपना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेट, और जब तक मैंने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर ली हो, ठीक है, और प्लेस ऑफ सिग्नेचर रहेगी। अभी एक बात बोलता है
कि अगर ऑडिटर की रिपोर्ट है वो क्वालिफाइड ओपिनियन दे रही है, लेकिन अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है, तो ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल आल्सो कंटेन द फॉलोइंग। सबसे पहले उसको डिस्क्राइब कर देना, देखो भाई मैंने ऑडिटेड फाइनेंशियल के अंदर क्वालिफाई ओपिनियन दिया, लेकिन जो मेरे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आर इन द लाइन विथ किसके साथ में, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में। तो मुझे ऑडिट रिपोर्ट में इशू कर देना है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि भाई ऑडिटेड जो फाइनेंशियल्स है ना उसके अंदर क्वालिफाइड ओपिनियन है वो मुझे बता देना है, और बेसिस क्या है क्वालिफाइड ओपिनियन का वो मुझे बता देना है, और उसका इफेक्ट क्या है समरी फाइनेंशियल के अंदर वो भी मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। When the auditor report on audited financial statement contain adverse opinion या disclaimer of opinion, तो फिर ऑडिटर की जो रिपोर्ट रहेगी ना ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेट करेगा ऑडिटर रिपोर्ट कि भाई उसको बता देना है समरी फाइनेंशियल्स के अंदर कि भाई जो मेन रिपोर्ट है ना उसके अंदर एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, उसका बेसिस भी बता देना और स्टेट भी कर देना कि एज ए रिजल्ट ऑफ एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इट इज इनअप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वहाँ पे मैं दे रहा हूँ अनमोडिफाइड ओपिनियन, बेसिकली एडवर्स या आपका डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और मैं यहाँ देना चाह रहा हूँ क्लीन ओपिनियन, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, उसका रीजन बता देना है। मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है कंसिस्टेंट, अभी हम तो बोल रहे हैं कब से कि कंसिस्टेंट है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, वो रास्ता भटक गए, तो हमको क्या करना पड़ेगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्लाइड क्राइटेरिया ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये लोग रास्ता भटक जाते हैं, ये बदमाश होते हैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर बोलेगा चल भाई जा तू, मैं एडवर्स ओपिनियन इश्यू कर दूंगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज वो अपन को पता ही है। अभी एक चीज, अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन कर रहे हैं कंपेरेटिव्स बट द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट, तो ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर सच ओमिशन इज रीजनेबल। अगर लगता है कि भाई कंपेरेटिव देना जरूरी नहीं है तो चलेगा, नहीं चलेगा तो फिर उसको देना पड़ेगा, और उसका इफेक्ट भी बता देना है किसके अंदर, ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हो गई कंपेरेटिव की बात। अब अगर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करी है हम लोगों ने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, तो वो हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए, क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं होनी चाहिए। अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिसलीड कर रही है, तो फिर उसको सच इन्फॉर्मेशन इज नॉट कवर्ड बाय दैट रिपोर्ट। ऑडिटर को साफ साफ बता देना कि भाई हम लोगों ने अदर इन्फॉर्मेशन की ऑडिट नहीं करी है, वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। अगर मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है बिटवीन द अदर इन्फॉर्मेशन एंड द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द अदर इन्फॉर्मेशन नीड टू बी रिवाइज, तो ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट। सो बेसिकली ऑडिटर को लगता है कि भाई समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और बोल रहे हैं और अदर इन्फॉर्मेशन कुछ और बोल रहे हैं, तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि भाई हमको समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करने की जरूरत है या नहीं, वो मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा। ठीक है सर। अभी आता है सर ऑडिटर का एसोसिएशन। इफ एंटिटी प्लान्स कि ऑडिटर ने रिपोर्ट करा है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बट डज नॉट प्लान टू इंक्लूड द रिलेटेड ऑडिटर रिपोर्ट, request management to include. If management does not so, auditor shall determine and carry out other appropriate action to prevent management from inappropriately associating the auditor with the summary financial statement. अभी मैंने क्या किया, मैनेजमेंट निकला पूछा कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन हो गए, तो मैंने क्या किया, जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मेन ऑडिट रिपोर्ट है, प्रिंसिपल ऑडिट रिपोर्ट है, उसको मेरे साथ रखने का प्लान नहीं है। तो ऑडिटर को ये बात समझ आ गई, मैनेजमेंट का इंटेंशन समझ आ गया, तो ऑडिटर को प्रिस्क्राइब एक्शन लेना है टू प्रिवेंट दिस misuse of the summary financial statement as well as summary financial report. Auditor अगर engaged हुआ है to report on financial statement while not engaged to report on summary financial statement, auditor shall be satisfied the reference to auditor is made in the context and statement does not give the impression that auditor has reported on the summary financial statement. The auditor shall advise management that the auditor disagrees with the reference to the auditor and auditor shall determine and carry out other appropriate action. ठीक है सर। टाइमिंग क्या रहेगा, अभी टाइमिंग ऑफ वर्क एंड इवेंट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। When the auditor report on summary financial statement after the completion of audit of financial statement, the auditor is not required to obtain additional evidence on the audited financial statement or report or the effect of event that occurred subsequent to the date of auditor report on the audited financial statements in the summary financial statement are derived from the audited financial statement. मैंने audited financial statement 31st मई को साइन कर दिए, अभी मुझे साइन करना है किसको, summary financial statement को, लेकिन जून के अंदर कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट हो जाता है तो मुझे उसका इफेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किससे डिराइव की है मैंने, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो ये सारी जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, और इसी के साथ आपका होता है चैप्टर नंबर 8 खत्म।
सो सर, खुशी होगी हमें बताते हुए कि चैप्टर 7 तक ऑलरेडी हम लोगों ने ICAI के स्टडी मटेरियल से डाल रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चैप्टर 8 का पूरा रिवीजन वीडियो अच्छे से इन डिटेल, रिवीजन वीडियो नहीं बोलूँगा, इन डिटेल वीडियो हम लोगों ने यहाँ पे डाल रखा है, तो वो आप अच्छे से देख सकते हैं। 2x में देखोगे तो भी फ़ायदा मिलेगा आपको, 1x में देखोगे तो भी फ़ायदा मिलेगा, 1.5x में देखोगे तो भी फ़ायदा मिलेगा। चॉइस इज़ योर्स। मेरा काम था आपको बताना, अच्छे से समझाना, हाईलाइट कर दिया मैंने। हाईलाइटेड PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी सर आपको सिंपल सा एक काम करना है, बढ़िया सा प्लीज़ यार लाइक कर देना। जितना लाइक होता है ना, जितना शेयर होता है, जितना सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अभी आपको कैसे, अभी आपके देखो, अभी जैसे आपका मार्क्स, अगर एक तो मार्क्स आते हैं आपके 40, एक आते हैं 50, एक आते हैं 60, तो मोटिवेशन किस में मिलेगा आपको? ऑब्वियस सी बात है, इससे मिलेगा कि यार मेरे 60 मार्क्स आ रहे हैं, मेरा सिलेबस अच्छे से हो रहा है, ठीक है। अब मेरे को भी अगर मेरे व्यूज़, अगर एक तो व्यूज़ आते 50, एक आते 100, एक आते 150, एक आते 200 प्लस, तो फिर मुझे भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपने लाइक ज़्यादा किया, आपने शेयर ज़्यादा किया, आपने सब्सक्राइब ज़्यादा किया। थैंक यू सो मच। एंड जो लाइक करेगा उसको ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लाइक करके देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। थैंक यू। एंड मिलेंगे अपन वापस किसके साथ? चैप्टर 9 के साथ। अभी अगर आपको लगता है कि सर हम लोग क्वेश्चन बाय सेल्फ कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप देख लीजिए, फिर मुझे उसके लिए वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आपको लगता है कि सर हम लोग क्वेश्चन बाय सेल्फ नहीं कर पा रहे, ईजी है क्वेश्चन, क्योंकि देखो आप देखोगे ना नीचे, तो सारा पैरा रेफरेंस से दिया हुआ है कि ये पैरा में जाके इसका आंसर मिलेगा। जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर भी बताऊँ ना, तो आंसर टू जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो रेफर पैरा 3.6, 4.2, 2.1, 4.6, और क्वेश्चन डायरेक्ट है, तो आपका इजीली काम हो जाएगा। मेरे हिसाब से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं वीडियो बना दूंगा। मिलेंगे अपन चैप्टर 9 के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।